सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अग्निवीर नेवी एमआर की तैयारी करते हो तो तैयारी बीच बीच में जांचते रहिए कैसी तैयारी चल रही, कितना तैयार हुआ। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे फुल लेंथ। तो देखिए, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 5 है। आज से 2 महीने पहले 4 प्रैक्टिस सेट करवाए थे। तो जो लोग चैनल पर नहीं हुए, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जाके चारों प्रैक्टिस सेट लगा लेना। हूबहू जिस तरीके का आपका एग्ज़ाम होगा वैसे ही पेपर तैयार किए हैं। तो एक सेक्शन में आपका 25 क्वेश्चन जीके का और एक सेक्शन में आपका 25 क्वेश्चन साइंस और मैथमेटिक्स रहेगा। टोटल जो पेपर है वो आपका 50 क्वेश्चन का होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर का जो लैंग्वेज होगा एग्जाम में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। हमारा ये जो टेस्ट है सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है, लेकिन आपका एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा। देखिए, आप किसी भी स्टेट से हो, कट ऑफ 25 जाती 30 जाती मैटर नहीं करता है। आपका जो टारगेट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो 40 प्लस का टारगेट है इस वीडियो में। 40 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं और इतना ही टारगेट आप एग्जाम के लिए भी रखिए। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए नेवी एमआर में तो मुझे पूरी तरह फॉलो करना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं बता पाता हूँ, वीडियो ख़राब होती है, इसलिए मैं टेलीग्राम पे बताते रहता हूँ जब जो ज़रूरत होती है। तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर @अंकित सिंह 38 टेलीग्राम पे सर्च करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं पूरा पेपर। पहला जो सेक्शन है वो आपका जनरल अवेयर्स का है, 25 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसको छोड़ देंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास CPU, ALU, माइक्रो प्रोसेसर या फिर रैम। आंसर करिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं दूंगा और इससे ज़्यादा टाइम आपको एग्जाम में लेना भी नहीं है, क्योंकि 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। तो देखिए, गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला जो प्रोसेसर उसको ALU कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? जलोढ़ के निक्षेप का, लोयस के निक्षेप का, निच्छादन का, लगातार वनस्पति आवरण का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिए। लेटराइट मिट्टी का जो विकास है वो किसका परिणाम होता है? वो परिणाम होता है आपका निच्छादन का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करिए। बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है ये किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो जवाब है वो सही है, डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? सार्वजनिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, कॉरपोरेट क्षेत्र या फिर निजी क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, घरेलू क्षेत्र के द्वारा। जिन्होंने भी बी सिलेक्ट किया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर तथा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार ये आपका किस भारतीय राज्य में है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर करिए सभी लोग। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार जो है ये आपका बिहार में स्थित है। तो जिन्होंने भी सी नंबर सेलेक्ट किया है उनका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या फिर मैसूर कर्नाटक में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है गर्म पानी अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर स्थित है? आंसर करिए सभी लोग। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है कि ये आपका असम में स्थित है तो उनका जो जवाब है वो सही है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ICICI। तो ICICI का असंक्षिप्त रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ देता हूँ, इंडियन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ICICI का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो बताइए। तो देखिए, ICICI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बी नंबर जिन्होंने भी सिलेक्ट किया उनका जवाब सही है। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? ऑप्शन है 85.5 डिग्री पूर्व, 86.5 डिग्री, 84.5 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है
कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है। आंसर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 82.5 डिग्री पूर्व। डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अटल पेंशन योजना है एपीएस, ये किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित योजना है। औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कॉरपोरेट क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। 9th नंबर क्वेश्चन, अटल पेंशन जो योजना है ये आपके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित योजना है। डी नंबर अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपका जवाब सही है। 10th नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। फुटबॉल, गोल्फ, लेथवेई, चिनलोन। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर करिए। पूछा गया आपसे म्यांमार का राष्ट्रीय खेल, जवाब दीजिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया फुटबॉल तो आपका जवाब सही है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जेनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस। तो क्वेश्चन नंबर 11th में खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय पूछा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इटली के रोम शहर में स्थित है। सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। गोदान, गबन, गाइड या फिर कर्मभूमि। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि ये 4 बुक्स में से कौन सी ऐसी बुक है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। तो गोदान, गबन, कर्मभूमि ये तीनों मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। गाइड जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की नहीं है। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे। सीवी रमन, एचजी खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मदर टेरेसा। तो क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे तो आपका जो जवाब है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। वैदिक कालीन मंदिर के लिए, मौर्य चित्रकला के लिए, गुफा शैल चित्र के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए सभी लोग। भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो है आपकी गुफा शैल चित्रों के लिए। तो सी नंबर जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में ईसीजी, ईडन गार्डन जो कि आपका कोलकाता में है, वांडरसर्स या फिर द लॉर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए, क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, किस ग्राउंड को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है द लॉर्ड्स के ग्राउंड को जो कि लंदन में। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का जिन्होंने भी सेट किया उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। 48 में, 91 में, 92 में, 19 या फिर 51, 52 या फिर 47 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीसी की स्थापना। तो देखिए एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटी श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है। ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। लिखा है केबी, एमबी। पूछा गया आपसे सबसे बड़े से सबसे छोटी। टीबी, जीबी, केबी, एमबी गलत है। जीबी, टीबी ये भी गलत है। चौथा है टीबी, फिर उसके नीचे आता है जीबी, फिर उसके नीचे आता है एमबी और फिर आता है आपका केबी। तो डी नंबर जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनका जो जवाब है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। राजेंद्र प्रसाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। और ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जिन्होंने भी बी नंबर सेलेक्ट किया है उनका जवाब सही है। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए, पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। बी नंबर राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में
ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? 1773 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1873 या फिर 1883 ईस्वी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया? ये किया था इन्होंने 1873 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? विजय सेन को, धर्मपाल को, बल्लाल सेन को या फिर कुमारपाल को? तो क्वेश्चन नंबर 21, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है धर्मपाल को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 20, 30, 25 या फिर 35? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए। प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं उनकी जो संख्या है वो है 30। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री, विधि सचिव या फिर भारत का महान्यायवादी? क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि भारत के जो प्रथम विधि अधिकारी है वो कौन है? तो वो होते हैं आपके भारत के महान्यायवादी। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बॉम्बे हाई का संबंध किससे है? बॉम्बे हाई सुना होगा, कुछ मूवीज़ भी बनी है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट, अप तट गैस क्षेत्र, अप तट तेल क्षेत्र या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए। बॉम्बे हाई का जो संबंध है वो है अप तट तेल क्षेत्र से। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन का, खरीफ फसलें कौन से मौसम में उगाई जाती हैं? गर्मी के, बरसात के, शीत के या फिर बसंत के? तो क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया किस मौसम में खरीफ फसलें उगाई जाती हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बरसात के मौसम में खरीफ फसलें उगाई जाती हैं। तो ये था हमारे जनरल अवेयरनेस सेक्शन का टेस्ट। 25 में से कितने सही हुए अभी काउंट कर लीजिए या फिर नीचे अभी लिख दीजिए जीके में इतना हुआ। ये ध्यान रखिएगा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उसमें जो सही है उतने नंबर काउंट कर लीजिए, जो गलत है इंटू 0.25 का गुणा कर दीजिए और सही वाले से उतना घटा दीजिए, वही आपका ओरिजिनल स्कोर होगा। अब अगला जो सेक्शन होगा जिसमें आपके 12 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे और 13 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। चलिए अगला सेक्शन सॉल्व करते हैं। तो अगला सेक्शन है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर ये वीडियो आप 1 जनवरी 2023 से पहले देख रहे हो तो वेट करिए, अगर 1 जनवरी 2023 के बाद देख रहे हो तो नेवी एमआर की जीके की कंप्लीट पीडीएफ और साइंस और मैथ की कंप्लीट पीडीएफ चैप्टर वाइज वो 1 जनवरी 2023 को आ जाएगी। तो अगर उसके बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, आपको उन पीडीएफ्स का लिंक मिल जाएगा। सिलेक्शन चाहिए तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उनको लगा लेना, जितने भी उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर चैप्टर से क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? खुम्ब से, खमीर से, फफूंदी से या फिर शैवाल से? तो क्वेश्चन नंबर 26 है और साइंस सेक्शन का कहें तो पहला क्वेश्चन। तो पेनिसिलिन निकाला जाता है फफूंदी से। सी नंबर अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, एक तरफ जीव लिखे हैं और दूसरी तरफ विखंड की विशेषता लिखी है। तो देखिए अमीबा है जीव, लिस्मानिया जीव है और प्लाज्मोडियम जीव है। इसकी विखंडता की विशेषता है तो अमीबा का जो विखंड है वो किसी भी तल पर हो सकता है, तो 3rd नंबर सही होगा। इसके बाद लिस्मानिया विखंड एक निर्धारित तल पर होता है, 2 नंबर होगा, और प्लाज्मोडियम का 1 नंबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट का 3rd, सेकेंड का 2nd और 3rd का 1st। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, स्टेनलेस स्टील के मुख्य अवयवी तत्व क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास Fe तथा Mn, Fe तथा Cr, Fe तथा Ni और Cr, Fe तथा Cl2। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेनलेस स्टील के जो मुख्य अवयवी तत्व हैं वो हैं आयरन तथा क्रोमियम, बी नंबर Fe तथा Cr। बी सिलेक्ट किया तो जवाब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें,
किसी परमाणु के समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण। बड़ा आसान है लेकिन पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा घुमाया गया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन, या फिर प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी परमाणु के समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है, यही आपसे पूछा गया। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, U-235 का जो नाभिकीय विखंडन होता है तब उसके नाभिक से टकराता है। मंद वेग न्यूट्रॉन, तीव्र वेग न्यूट्रॉन, अल्फा कण या फिर प्रोटॉन। तो जो आपका U-235 तत्व है, इसका जब नाभिकीय विखंडन होता है तब तीव्र वेग से न्यूट्रॉन इसके नाभिक से टकराता है। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा संकेत करता है। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो आपसे पूछा गया है। तो उसमें जो अंगूठा होता है वो क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है, प्रेरित धारा की दिशा, गति की दिशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जो अंगूठा होता है वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। बी नंबर राइट आंसर। 31 देखें। 32, एक गोलीय दर्पण का आवर्धन m है। यदि इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो बिंब की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास। आपको आवर्धन दिया हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई है, अब बिंब की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए, आवर्धन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला। अब आपसे बिंब की ऊंचाई पूछी गई तो बिंब को उस साइड कर दो। तो बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे आवर्धन, ये फार्मूला हो जाएगा। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई आपके पास 15 है, आवर्धन 5 है, डिवाइड करोगे 3 सेंटीमीटर, नहीं ये 3 है ना, आवर्धन 3 है तो ये 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह ले जाती है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है तो वह आवृत्ति ले जाएगी, आयाम, ऊर्जा, या फिर तरंग दैर्घ्य। तो देखिए, जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो ना आवृत्ति ले जाती है, ना ऊर्जा ले जाती है, ना तरंग दैर्घ्य ले जाती है, वो सिर्फ आयाम ले जाती है। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यास्था पर किसका प्रभाव पड़ता है? प्रकाश का, ताप का, ऊर्जा का, या फिर किसी का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रत्यास्था पर किसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, प्रत्यास्था पर सिर्फ और सिर्फ ताप का प्रभाव पड़ता है। तो बी नंबर अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि 5 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड में 0.04 मीटर विस्थापन पैदा हो तो पिंड का कार्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। न्यूमेरिकल आते हैं नेवी मार में, लेकिन इतना आसान न्यूमेरिकल आता है कि सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा न्यूमेरिकल आता है। आपसे कार्य पूछा गया है, आपके पास बल दिया है 5 न्यूटन, ये बल होता है F बराबर 5 न्यूटन, और ये विस्थापन D बराबर यहाँ पे 0.04 मीटर में दिया हुआ। अब यहाँ से आपसे W कार पूछा गया, तो एक फॉर्मूला होता है कार बराबर विस्थापन गुणते बल गुणते विस्थापन, W बराबर F इंटू डी। तो F की जगह पे आप वैल्यू रखो, F की वैल्यू यहाँ पे 5 और D की वैल्यू है 0.04। तो इसको गुणा करोगे तो आएगा 5 चौका 20 और 2 दशमलव इधर, 2 अंक के बाद इधर दशमलव लगा दो तो 0.2 जूल आ जाएगा यहाँ पे कार। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आसान सा है, फॉर्मूला अगर याद है तो सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान वाले दो पिंड क्रमशः v तथा 4v वेगों से गतिशील हैं तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? 1:2, 1:4, बाकी ऑप्शन देख लीजिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। आपसे पूछा गया है m द्रव्यमान वाले दो पिंड जिसका वेग इतना इतना है, संवेग बताना है आपको। तो संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। ठीक, अब इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? m1 v1, m दोनों का समान है। ठीक है, तो m रख दिया, v1 की जगह हमने क्या रख दिया? v रख दिया। ठीक है, अपॉन p2 की जगह क्या होगा? m2 v2, m2 की जगह के पे क्या हो जाएगा? m होगा क्योंकि समान है, और v2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 4v हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए m से m कट जाएगा, v से v कट जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ 1/4 बचेगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 रेशियो P2 बराबर 1/4। बी नंबर इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से बराबर होती है, त्वरण के, बल के, संवेग के, आवेग के। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करिए। संवेग परिवर्तन की जो दर है वो बल के बराबर होती है। अगर आप बी नंबर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो यहाँ से आपका साइंस सेक्शन ख़त्म होता है। 12 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। तो हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में आप जीके का अलग स्कोर, साइंस का अलग स्कोर और मैथ का अलग स्कोर कमेंट करिएगा। कब नेगेटिव मार्किंग जरूर ध्यान रखिएगा जो आपने गलत किए। 38 नंबर क्वेश्चन, अब मैथ है, अब ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैथ मैं आपको पढ़ाता नहीं, इस चैनल पे कभी नहीं पढ़ाई है। तो बताइएगा ये भी कि मैथ मैंने कैसे आपको सॉल्व कराई, समझ आई कि नहीं आई। बाकी टाइम टेकिंग है, ये जो 13 क्वेश्चन है बहुत टाइम लेगा। सो क्वेश्चन है आपका, यदि 3x + 4y = 16 और xy = 4 तो आपको 9x² + 16y² की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए सबसे पहले आप ये लिखिए 9x² + 16y²। अब देखिए 9x² को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 16y² को हम 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a मान लो, इसको b मान लो, ठीक। तो ये क्या लिखा हुआ है, a² + b² लिखा है। ये आपका किस फॉर्मूले में आता है, ये देखिए आता है आपका a + b का अगर होल स्क्वायर आप खोलोगे तो ये होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे देखिए a² + b² आ गया। तो अब a² + b² बराबर निकालना है, तो ये जो 2ab है वो उसको इस साइड कर दो। तो a² + b² बराबर, ये उस साइड करो, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो गया, ठीक है। अब a² जो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, रख दो। तो a की वैल्यू क्या है, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a + b का होल स्क्वायर, a + b मतलब 3x + 4y का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो 3x + 4y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, कितनी दी हुई है, 16। तो 16 यहाँ पे रख दो, 16 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, 256 होगा, -2। अब a की वैल्यू कितनी है, 3x, b की वैल्यू कितनी है, 4y, ठीक। सॉल्व करो, 256 माइनस 2 × 4 × 12, 2 × 24, ये 24 हो जाएगा टोटल, और ये हो जाएगा आपका 24xy, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 256 लिखो -24। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है 4, तो 24 की जगह 24 × 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 24 चौको 25 चौको 100 होता है, 4 कम कर दो 96। अब 56 में 96 कम करोगे तो 160 आएगा। तो ये आपकी 3x² + 4y², अगर स्क्वायर हटा दो तो यही आ जाएगा, 9x² + 16y², ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू निकल के आ गई है 160। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 4/3, तो sin थीटा + cos थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये भी क्वेश्चन सही है, समझिएगा। क्वेश्चन है आपकी tan थीटा बराबर 3/4, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पे लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास कर्ण नहीं है, कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना होगा। तो ये आपका एक ट्रायंगल है, ये इसमें आपका लंब कितना है, 4/3 है ना, ये 4/3 कर लो। तो लंब आपका 4 है और आधार आपका 3 है। कर्ण आपको यहाँ पे निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण बराबर √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 4 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। तो यहाँ पे कर्ण बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा √25। √ के बाहर निकालोगे तो कर्ण यहाँ पे 5 निकल के आएगा। कर्ण हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, हाँ, तो लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे कितना है, 4, और कर्ण हमने निकाला 5। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारे पास 3 और कर्ण है 5। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
तो इन दोनों को जोड़ दोगे, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आएगा 4/5 प्लस का 3/5। नीचे के हर समान है तो ऊपर ऊपर के जोड़ दो, तो 4 3 7/5 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। tan थीटा हमारे पास दिया था, लंब बटे आधा दिया था, पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण निकाल लिया और इसके बाद sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला रखा, इनके वैल्यू निकाल के दोनों को जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सही है? यदि भुजाओं के लंब अर्धकों का कटान होता है, यह कोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। तो देखिए, किसी भी त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो उसके कोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आता था तो इसको याद करिए, समझिए, त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, 15,000 लिखा हुआ है यहाँ पे। 15,000 के मूलधन पर 10% की वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजन से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या है, रुपए में आपको बताना है। समझिए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, समझ लिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यहाँ पे मूलधन पी से डिनोट करते हैं, इंटू 1 + r/100 की पावर n माइनस यहाँ पे फिर से मूलधन p। ठीक है, अब मूलधन यहाँ पे कितना है 15,000, 1 + r कितना है 10% और अपॉन 100 n कितना है 2 वर्ष माइनस p मतलब 15,000। इसको बाद में हम लिख देंगे 15,000, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 15,000, इसको सॉल्व करोगे तो 100 और 110, तो 110/100 का होल स्क्वायर माइनस p। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है देखिए 2 है। इतना किया, ठीक है, आगे सॉल्व करिए। ये 15,000 हो जाएगा, इसको आप 110/100 का स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख लो 110/100 2 बार। ठीक है, इसके टोटल माइनस p है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से आप इन 2 जीरो कट करो, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो कट करो, बचा कितना 150 × 11 × 11। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 18,000, गुणा करो आपस में 150 माइनस कितना है p मूलधन। तो 18,150 माइनस 15,000 यहाँ पे आप कर दो, तो 18,000 माइनस 150 माइनस 15,000 ये आ जाएगा 3,150 रुपये। तो 3,150 रुपये जो है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप पहले आप इतना निकाल लो, बाद में मूलधन घटा दो, मैंने डायरेक्टली घटा दिया माइनस लगा के, बात वही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 720 मीटर है तो रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लिया गया समय सेकंड में आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज इतना पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए। इसमें आपको सिर्फ ढूंढना है कि आपसे पूछा क्या गया। आपसे पूछा गया समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे चाल। अब इसमें आपको देखना है वैल्यू की दूरी कहाँ है। तो दूरी आपकी मीटर में दी होगी या फिर किलोमीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो देखिए मीटर में दे रखी है, तो 720 यहाँ पे मीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद चाल कितनी है यहाँ पे क्लियर देखिए, 6 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड, ऐसे चाल दी रहती है। अब ध्यान रखिएगा ऊपर आपकी जो मीटर आपने जो दूरी लिखी है 720 मीटर में लिखी है, तो जो चाल होगी वो भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से यहाँ पे इस पर हम गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये 720 ऐसे रहेगा और 6 × 5 नीचे रहेगा, लेकिन ये जो 18 है ये ऊपर चला जाएगा। 6 से अगर इसको कट करोगे तो 3 बार जाएगा, 5 से इसको कट करो, 5 एकम 5 और 2 5 चौको 20 और 2 5 चौको 20, 144 × 3। तो 144 × 3 आपका कितना आ जाएगा 432। तो 432 सेकंड ये इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर। तो ये आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर आपने 6 किलोमीटर पर घंटा की जगह पे 5/18 से गुणा नहीं किया तो गलत हो जाएगा,
क्योंकि 6 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किसी भी राशि को उसमें 5/18 गुणा करते हैं। अगर कोई राशि मीटर पर सेकेंड में है तो उसको किलोमीटर पर घंटा में जस्ट इसका अपोजिट 18/5 से गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। 1600 को पहले 25% से घटाया गया, फिर उसे किसे 1600 को ही जो घटाया गया उसमें 25% नहीं बढ़ाया गया, जो 1600 है उसमें 25% बढ़ा गया। तो अब आपसे पूछा गया अंतिम मान क्या होगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसे ही एक इक्वेशन बनाता हूँ। क्या कह रहा है, 1600 का 25% घटाया गया, 25% घटाया मतलब 1600 का 75% बचा हमें, ठीक है। अब इसका तथा फिर उसे मतलब 1600 में 25% और बढ़ाया गया, तो 1600 में 100% पूरा है, उसमें 25 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा, ठीक है। तो 1600 इंटू 75/100 इंटू 125/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट कर दो, और इसको अगर 4 से कट करोगे तो 4 बार जाएगा, इसको कट करोगे 4 से तो 25 बार जाएगा, ठीक है। 25 से इसको कट करोगे 5 बार जाएगा, 5 और 4 का गुणा कर दो यहाँ पे, 75 इंटू 5 चौका 20 हो जाएगा। तो 75 दूना कितना होता है, 150 होता है, और एक जीरो और कर दो, 1500 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मान जो होगा वो 1500 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर वो लाभ कमाता है, तब आपसे पूछा गया कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आसान है, देखिए समझिए। फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का, क्या होता है, लाभ बटे विक्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। लाभ कितनी कुर्सियों पे हो रहा है, 50 कुर्सियों पे। विक्रय मूल्य कितना है, 250 पे नहीं लेंगे, विक्रय मूल्य जो रखेंगे फिर वो हम 50 कुर्सियों का लाभ है इसलिए फिर वहाँ पे हम 200 रखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया, वरना ये क्वेश्चन तो सबको ही कर देगा। यहाँ पे अगर 250 रख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। 200 रखना है, 2 जीरो से ये कट गया और 2 से यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको जो लाभ होगा वो 25% का लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। n संख्याओं का औसत 10 है, यदि एक संख्या 6 को हटाया जाए तो औसत 12 हो जाता है, तो n का मान क्या होगा। अब डायरेक्टली जो मुझे इसको पढ़ने से समझ आ रहा है, मैं अगर लिखूं तो उस हिसाब से मैं लिख के इसको सॉल्व कर सकता हूं। समझ में मुझे ये आ रहा है कि 10n में कितना घटाया कम किया गया, 6, ठीक है, -n1 = 12, या फिर n-1 उधर कर दो, बात वही है। ये इक्वेशन बन रही है। अब ये कैसे बन रही है ये आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपके पास टाइम है तो मैं समझाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन समझिए। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप करेंगे एग्ज़ाम में, छोड़ेंगे नहीं भाई। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, शायद ही किसी ने बताया होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, n संख्याओं का जो औसत है वो लिखना है, कितना है, 10 है। अब n संख्याओं का योग कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 10n हो जाएगा, ठीक है। अब इससे एक संख्या को 6 को हटाया जा रहा है, ठीक है। 6 को हटाएंगे मतलब एक संख्या हमने हटा दी। एक संख्या किससे हटाई ज़रा ये बताइए। कितनी संख्याएं थी पहले हमारे पास, n थी, n में से एक हटाया मतलब n-1। तो n-1 संख्या का औसत यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि दिया हुआ है। देखिए एक संख्या 6 हटाने के बाद आपका जो औसत है वो 12 है, तो एक संख्या n में से हटा लिया तो उसका जो औसत है 12 आ जाएगा। तो अब n-1 संख्या का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 12n-1। समझ गए, ये बेसिक है निकालना। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको जो पहली इक्वेशन है जो दूसरी इक्वेशन उनको बराबर कर देना है, मतलब पहला योग और दूसरा योग। तो आपको करना ये है कि n संख्याओं का जो योग है वो n-1 संख्या के योग के बराबर कर देना है। अब कहिए सर जी ये कैसे हो गया, ये n संख्याओं का योग है, ठीक है, ये n-1 संख्याओं का योग है, उसमें एक संख्या कम है तो बराबर कैसे होगा। अच्छा कौन सी संख्या कम है, हाँ आप दिमाग आपका खुला,
छठवीं संख्या, ये 6 नंबर कम है तो इसमें 6 जोड़ दो। अब तो हो गया ना बराबर। हाँ, तो बस यही आपको करना है, दोनों बराबर करनी है। अब जो संख्या हटाई गई उसको जोड़ देनी है, अब जाके वो बराबर हो गया। तो n संख्याओं का जो योग होगा वो आपका कितना है, 10n है। और n-1 संख्या का योग 12n-1 है प्लस 6 है। अब ये प्लस जो 6 है इसको इधर ले आओ, तो 10n-6 इक्वल 12n-1। देखिए ऊपर जो मैंने बनाया था लगभग वही बन गया है। n-1 अगर इधर ट्रांसफ़र कर दो, चलो इसको सॉल्व करो। 10n-6 इक्वल 12n-12 हो जाएगा। अब ये 12n उधर ही रखो, 10n को उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ 12, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये 2n हो गया, ये 6 हो गया। n बराबर 2 से इसको डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। डी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 60 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर। यदि समलंब का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई का मान आपको सेंटीमीटर में बताना है। तो इसका देखिए डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, वो अगर याद होगा आपको एग्जाम में तभी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है 1/2 ऊंचाई एस से डिनोट कर देते हैं इंटू समलंब भुजाओं का योग, सॉरी समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल आपको दिया है कितना, 200, तो 200 रख दो यहाँ पे, हाफ इंटू क्या निकालना है आपको, ऊंचाई मतलब h, वैसे ही रख दो। समलंब भुजाओं का योग, समलंब भुजाएं मतलब 60 और 40, तो इनका योग कितना होगा 60-40 का 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इन दो जीरो से यहीं पे ये 2 जीरो कट कर दो और ये 2 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। उधर कितना बचेगा, h बचेगा, तो h बराबर 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 नल हैं ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 20, 30 और 36 घंटे में भर सकते हैं। ए 20 घंटे में, बी 30 घंटे में और सी 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, आपसे पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले आप ये निकालिए कि एक घंटे में टंकी भरा, एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग। अब ए जो है ये 20 घंटे में टंकी को भरती है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, एक घंटे में भरेगा 1/20, बी 1/30, सी 1/36। तो डायरेक्ट कर देते हैं तीनों को जोड़ के, एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग बराबर ए द्वारा भरा गया 120, 1/20, बी द्वारा 1/30 और सी द्वारा 1/36। एलसीएम लोगे इनका 180 आएगा। 20 से भाग जाएगा 9 बार, 30 से जाएगा 5-6 बार, 36 से जाएगा 5 बार, तो ये आएगा आपका 9 6 15 5 20/180। एक जीरो से एक कट करो, ये कट करो, ये आ जाएगा आपका 1/9। तो एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग 1/9 है, मतलब समझ रहे हो, ये देखें 1/9, एक घंटे में ये टंकी है पूरी, इसका 9वां भाग भरा जाता है। ठीक है, तो पूरे 9 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 9 को गुणा 1 में कर दो, 9 घंटे हो गए। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपको नहीं मिलेगा मैथ के लिए, 30 मिनट में आपको पेपर करना है, तो आपको जीके साइंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको जल्दी से जल्दी 15 मिनट में जीके और साइंस निपटा देना है, तब जाके कहीं आपको 15 मिनट मैथ के लिए मिलेंगे। ए एक कार्य को अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए बी से 20% कम कार्यकुशल है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। मैंने कॉपी में सॉल्व किया था, 1 पेज का पूरा सॉल्व हुआ, लेकिन कोशिश करता हूँ शॉर्ट में बताने का। मैं बेसिक आपको बताऊँगा ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप इसको कर लो। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपको इसको सॉल्व कर लोगे। ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, ए जो है ये आपका बी से 20% कम कार्यकुशल है। ठीक है, बी से कम कार्यकुशल है, तो ए जो कार्य है
वो आपका 15 दिनों में करता है। ये ए है, एक साइड लिख लेता हूँ, ये बी लिख लेता हूँ, ठीक है। समझिए, जब भी किसी भी कार्य क्षमता की बात की जाती है तो आपकी जो कार्य क्षमता है और दिनों का जो संबंध है वो नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब ये कि जब आपकी क्षमता ज़्यादा होगी तब आप कम टाइम लेंगे, कम दिन लेंगे काम करने के लिए, समझ गए। जब आपकी क्षमता कम होगी तो उसका अपोजिट होगा, तब आप ज़्यादा समय लेंगे, ज़्यादा दिन लेंगे, ठीक है। तब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम मानेंगे बी की, क्योंकि ए बी से 20% कम कार्यकुशल है, तो हम बी की कार्य क्षमता मानेंगे। बी की कार्य क्षमता यहाँ पे हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की कार्य क्षमता हो जाएगी बी से 20% कम, तो ये बी और बी से 20% कम, ये हो जाएगी। इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करना, ये आएगा आपका 80x/100, ये आ गई ए की कार्य क्षमता। अब देखिए मैं साधारण भाषा में लिख देता हूँ, कार्य क्षमता और यहाँ पे दिन। तो कार्य क्षमता ए और बी, ए की कितनी है? ए की है यहाँ पे 80x/100 और बी की x। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब आपकी कार्य क्षमता और दिनों का संबंध की बात की जाएगी तो अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा। यदि आपकी कार्य क्षमता ज़्यादा है तो समय फिर यह दिन है कम लगेगा। तो ए की कार्य क्षमता यहाँ पे देखिए कितनी है, 80x/100, तो यहाँ पे जो दिन है वो x लगेगा। बी की कार्य क्षमता x है, तो ये जो दिन है 80x/100 लगेगा, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू दे रखी है 15 दिन, तो सिंपल x बराबर 15 दिन, क्योंकि 15 दिनों में आपको पूरा काम करना है। आपको निकालना किसकी है? बी का। बी कितना है ये देखिए 80x/100, तो बस आपको इस पर वैल्यू रख देनी, 80 × 15/100। एक जीरो से ये कटेगा और 2 से काटो 4, ये 5, 5 से काटो 5 का 15, 4 × 3, यहाँ पे 12 आंसर आ जाएगा। 12 दिन में जो बी है काम करेगा। हमें ये मतलब नहीं है कि ए आपका कितना करेगा, ए तो ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है 15, हमें ए निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ए आपका 15 दिया है और बी आपका जो है ये 12 दिन में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, 2.4 का होल क्यूब, 0.8 का होल क्यूब, 2.4 का होल स्क्वायर और 0.8 का होल स्क्वायर माइनस 2.4 इंटू, यहाँ पे 0.8 का मान आपको निकालें। ये जहाँ पे कॉमा है ये कॉमा नहीं, ये अपॉन है, ठीक है। अब इसको मैं लिखूँगा तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ये टाइम लेंगे, एक ये क्वेश्चन एक इसके पहले वाला। 2.4 का होल क्यूब प्लस 0.8 का होल क्यूब, अपान में लिखा है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर, ये माइनस लिखा है 2.4 इंटू 0.8, ये लिखा है। अब देखिए ऊपर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, ठीक। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। खोल लेते हैं, 2.4 ए और प्लस 0.8 बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 2.4 का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का क्या होता है ए बी, मतलब 2.4 इंटू 0.8, ये। और अपॉन में हमारे पास क्या है? अपॉन में है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर माइनस 2.4 इंटू, कितना आसान क्वेश्चन था, मैं आपको फॉर्मूला बता देता और कहता कर लेते, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए और ये देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा, केवल हमारे पास ये बचेगा 2.4 प्लस 0.8 बचेगा। जब इसको जोड़ोगे आप तो 3.2 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो बी नंबर आंसर होगा। कुल मिला के यहाँ पे आपको ये जाना गया कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 - 15 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 + 4 का मान आपको निकालना है। 35 - 15 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 + 4। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होते हैं,
बॉड मास का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले डिवीजन करेंगे। 35 माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 5 में, 5 पर जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हम वैसे ही लिख देंगे, एक स्टेप में कभी कुछ मत करना। अगले स्टेप में यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन इसका होगा 7 पन्ना 35 प्लस का 4। अब ये देखिए प्लस का, ये प्लस का है, जुड़ेगा 39 माइनस 35, कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। तो ये था कंप्लीट 50 प्रश्नों का टेस्ट। वैसे आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 30 मिनट मिलेगा, लेकिन ये वीडियो मैंने आपको बताई है, समझाई है, इसलिए इतना टाइम होगा। ये याद रखिएगा कि 30 मिनट मिलता है, मैथ में आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। जब फटाक से आप लगभग 5 से 6 मिनट 7 मिनट में जीके आप सही करोगे, फिर आप 3 4 5 मिनट में आप साइंस निपटा दोगे, तो 10-12 मिनट में अगर आप ये 2 चीज़ें निपटा दोगे, तब जाकर कहीं आपके पास 18 मिनट रहेगा मैथ सॉल्व करने के लिए। तो आपको जीके साइंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो आप जल्दी से करो, फिर मैथ में आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ के अगर क्वेश्चन आएंगे वो उसमें टाइम लगता है। टाइम आपके पास है नहीं, 30 मिनट 50। ज़्यादा पेपर टफ भी नहीं आता, क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो इतना टफ पेपर आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, कैसा लगा ये टेस्ट कमेंट करके बताइए। टोटल स्कोर बताइए 50 में आपने कितना किया, या फिर आप सेक्शन वाइज भी बताइए कि जीके में आपने इतना किया और मैथ एंड साइंस वाले सेक्शन में आपने इतना किया। इसके अलावा देखिए 1 जनवरी 2023 को हमारी पीडीएफ आने वाली है, कंप्लीट नेवी एमआर की, साइंस की भी और जीके की भी, साइंस और मैथ की अलग, जीके की अलग। तो उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अगर आप ये वीडियो 1 जनवरी 2023 के बाद देख रहे हो तो। अगर पहले देख रहे हो तो फिर 1 जनवरी 2023 को वेट करो। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, बाय।